अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड वे मौज़ूम फ़कर में खुशामदीद। गिरफ्तारियाँ शुरू, अगले 48 घंटे बहुत ही अहम होंगे। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के बाद क़यादत की तरफ से शदीद तरीन रद्द-ए-अमल सामने आने की धमकी दी गई है और इमरान खान साहब खुद इस मामले पे फ्रंट फुट पर आ गए हैं। उनका ये कहना है कि जो मर्जी हो जाए, आज सियालकोट में, वो पंजाबी में कहते हैं, मैं फट्टे चुक देना है, क्योंकि अब वो हर एक गुजरते दिन के साथ उनकी पेशकदमी जारी है। वो जो रेड लाइन्स है उसको मुसलसल अबूर करने के बाद वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे कल मर्दान का जलसा हो या बनी गाला में मखसूस सहाफ़ियों के साथ मुलाकात, इमरान खान साहब आगे बढ़ रहे हैं और वो तमाम लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, जिसके बाद जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत ही ज़्यादा शदीद हो सकता है। पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियों में जहां बहुत सारे अवामल कार फरमा हैं, वहां पर ये जो इमरान खान साहब का रद्द-ए-अमल है जो उन्होंने जो मर्दान और बनी गाला में दिया, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वार्निंग के बावजूद ताकतवर हलकों पर मुसलसल तनकीद और फिर कोई नाम लेने का ऐलान अगर आप करेंगे तो फिर रद्द-ए-अमल आएगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। इमरान खान साहब की मुसलसल जो तनकीद है उसके असरात क्या होंगे। इमरान खान साहब कौन सा नाम लेने के इशारे कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से कौन रब्ते कर रहा है, इमरान खान ने किसके नंबर्स को ब्लॉक किया। मुस्लिम लीग नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशों का भी कल इमरान खान साहब ने खुद एतराफ़ किया। और ये जो एतराफ़ है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के हवाले से, यानी लोगों को ख़रीदने के हवाले से, अपने साथ मिलाने के हवाले से, ये जो एतराफ़ है क्या उनके बयानिए को नुकसान पहुँचाएगा। लोटों के हवाले से जो उनका बयानिया इस वक्त चल रहा है, इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि ये तमाम चीज़ें इस वक्त जुड़ी हुई हैं पाकिस्तान के पोलिटिकल मंजरनामे से और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो रही है उसके साथ, क्योंकि इसके असरात आएंगे और ख़ास तौर पर मईशत के ऊपर तो इसके बहुत ही ज़्यादा असरात आएंगे। इमरान खान साहब ने कल बुनियादी तौर पर 2 इवेंट्स किए। एक, उन्होंने मर्दान में जलसे से खिताब किया और दूसरा उन्होंने बनी गाला में मखसूस सहाफ़ियों के साथ एक गैर रस्मी मुलाकात की। और बुनियादी तौर पर उन्होंने, अगर आप उसकी गुफ्तगू देखें तो मेरे ख्याल में कम से कम 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर गौर करना चाहिए। मिसाल के तौर पर पहला पॉइंट है एहतसाब का। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं एहतसाब करना चाहता था और मैं ये चाहता था कि ये जो बड़े बड़े चोर और लुटेरे हैं इनको टांग दिया जाए और इस्टेब्लिशमेंट इसको टांगने में मेरी मदद करे। और इस्टेब्लिशमेंट का रोल था, उनका कंट्रोल था ये एहतसाब के अमल पर भी और अदलिया पर भी। और मैं ये चाहता था कि वो अपना इस असर व रसूख को इस्तेमाल करते हुए ये 8-10 लोग हैं इनको सज़ाएं दिलाएं, इससे एहतसाब का निज़ाम मजबूत होता। लेकिन मुक़्तदर हलकों के नज़दीक एहतसाब का कोई मान ही नहीं था। उनके नज़दीक इन चीज़ों की करप्शन कोई अहमियत नहीं रखती थी। मैं जब उनसे करप्शन पर बात करता था तो वो मुझसे आगे कहते थे अपनी कारकर्दगी को ठीक करो। अब ये जो एक नुक्ता इमरान खान साहब ने उठाया, ये बुनियादी तौर पर एक पूरे की पूरी 3.5 साल, पौने 4 साल की हुकूमत की इंतकाम की पॉलिसी को खुद इमरान खान साहब के ज़ुबानी बेनकाब करता है। यानी इमरान खान साहब ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने बयानिए को ताकतवर बनाने के लिए अपने तमाम पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, खा वो ख़वातीन हैं, खा वो बच्चे हैं, चाहे वो बच्चियां हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन सब को जो है इस अपने इंतकाम के शिकंजे में जकड़ने की कोशिश की और इसके अंदर वो कामयाब भी हुए। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब की बीमार अहलिया नुसरत शहबाज हों, चाहे उनकी साहबजादियाँ हों, चाहे उनके दामाद हों, नवाज शरीफ साहब हों, मरियम साहिबा हों, आसिफ अली जरदारी हों, या उनकी बहन अदी फरयाल तालपुर साहिबा हों जो हस्पताल में ज़ेरे इलाज थी और वहाँ से आधी रात को उनको घसीट के जेल मुंतकिल किया गया। ये वो तमाम कार्रवाइयाँ हैं जो इमरान खान साहब के माथे का झूमर है, क्योंकि इसके उनके नज़दीक ये तमाम कार्रवाइयाँ ज़रूरी थी ताकि उनका बयानिया ताकतवर बने। वो ये साबित कर सके अपने लोगों की नज़र में कि मैं आपके साथ ये वादा करके आया था कि मैं चोरों और लुटेरों से भरपूर तरीके से इंतकाम लूँगा और देखें मैंने इंतकाम लिया, उनको जेलों में डाला। यहाँ तक तो उन्होंने अपने बयानियों को दुरुस्त साबित किया कि उन्होंने जेलों में डाला। अब अगला मरहला था अदालतों से सजाएं दिलवाने का। अब चूंकि तमाम तर गिरफ्तारियां जो इमरान खान साहब ने की थी वो झूठे मफरूज़ों के ऊपर मबनी थी, अपने जो ईगो है, अपना जो इंतकाम का उनके अंदर जज्बा था उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उसको सर्द करने के लिए। लेकिन अदालतों के अंदर तो इंतकामी जज्बात की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वहाँ तो सबूत और शवाहद चाहिए जो आज तक
तक पेश नहीं किए जा सके, बल्कि जब जब उन लीडर्स की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्तें गईं तो वहाँ से ज़मानतों के जो फ़ैसले आए वो अपनी मिसाल आप हैं। और वो हुकूमत के जो एहतसाब का जो निज़ाम उन्होंने ख़ुद बनाया हुआ था या इंतकाम का निज़ाम, उसके मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा से कम नहीं था। अब इमरान खान साहब ये चाहते थे कि उनके पास तो सबूत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल लीडर्स को कॉन्विक्ट किया जाए, उनको सज़ा दी जाए। और उसके लिए वो चाहते थे कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनकी मदद करे। ये मैं नहीं कह रहा, ये इमरान खान साहब ने खुद कहा है बनी गाला में जर्नलिस्टों के साथ मुलाकात में। अब उसके लिए वो इस्टेब्लिशमेंट का दबाव चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट का रोल चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट के असर और रसूख को इस्तेमाल करना चाहते थे। और उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं थी, क्योंकि अगर वो इस तरीके से इस तरफ आगे बढ़ते तो फिर यकीनी तौर पर बुरे तरीके से एक्सपोज होना था। और अगर एक्सपोज होते तो फिर यकीनी तौर पर उसका कुछ ना कुछ आगे असरात भी होने थे। बनिस्बत इसके कि वो उनका साथ देते, वो इमरान खान साहब को दुरुस्त मशवरा दे रहे थे। वो ये कहते हैं कि आप अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं, आप ये लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, महंगाई पर काबू पाएं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाएं, ये जो इस वक्त बेरोज़गारी की लहर चल रही है इस पर फोकस करें, और ख़ासतौर पर मीशत को ट्रैक पर डालने की कोशिश करें जो दिन ब दिन डाउनफॉल कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है। और इसको रोकना किसी न किसी जगह पर, इसको ब्रेक लगाना और उसके बाद फिर इसको ट्रैक पर चढ़ाना ज़रूरी है। लेकिन इमरान खान साहब की फोकस थी अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना, लिहाजा वो वहाँ तक ही महदूद रहे और उन्होंने ये जो अपनी हुकूमत की कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाने के लिए फोकस नहीं किया। दूसरा नुक्ता इमरान खान साहब के नज़दीक जो उनके इस गुफ्तगू में मेरी समझ में आया वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट हर एक मामले पर इमरान खान साहब को सपोर्ट तो करती थी, लेकिन उन्होंने भी अपने लिए कुछ पैरामीटर्स रखे हुए थे। अब आउटराइटली इमरान खान साहब की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं हो सकता ना, बादशाह सलामत तो नहीं थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने दूसरा इतराफ़ अपनी इस मीडिया टॉक के अंदर ये किया कि वो ये उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून के 30 अरकान असम्बली ऐसे थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे और मेरी सपोर्ट करना चाहते थे, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना चाहते थे और मेरी सपोर्ट करना चाहते थे। और अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता तो आज ये जो साजिश थी मेरे ख़िलाफ़, मेरे इक़्तिदार के ख़िलाफ़, वो कामयाब ना होती और मैं आज भी इक़्तिदार में होता। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने, ताकतवर हलकों ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनने नहीं दिया, बल्कि उन अरकान असम्बली को पैगाम दिया कि आप जहाँ हैं वही नहीं। अब ये जो नुक्ता है ये इमरान खान साहब के उस बुनियादी नुक्ते की जो इस वक्त उनका बयानिए का एक मेन पॉइंट है उससे मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ भी है और उनके आज के बयानिए को कॉन्ट्राडिक्ट भी करता है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत को गिराने के लिए उनकी पार्टी को तोड़ा गया और सिंध हाउस के अंदर बोलियां लगाई गई, ज़मीरों के सौदे किए गए और करोड़ों रुपए उन लोगों को बांटे गए। जबकि खुद इमरान खान साहब इस बात का इतराफ़ करते हैं कि 30 बंदे मेरे साथ मिलने के लिए तैयार थे, तो वो अल्लाह वास्ते मिलने के लिए तैयार थे, उनको इसके एवज़ कुछ नहीं चाहिए था। जलील शरकपुरी साहब जो आके मिले उनको कुछ नहीं चाहिए था। गयासुद्दीन जामबाज जो आके मिले, मुस्लिम लीग नून की टिकट पर मुंतखब होने वाली MPA, उनको जो है उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से किसी किस्म की कोई खैर नहीं मिली, उनको किसी किस्म की कोई तरक्याती फंड नहीं मिले। इमरान खान साहब, वो मुझे याद आया रज़ीद दादा साहब की तरफ से ये बात वो अमूमन कहा करते हैं कि जो जुर्म जिस जुर्म पर ये लोगों पर तनकीद कर रहे होते हैं ऐन उसी वक्त ये जुर्म वो खुद भी कर रहे होते हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरों पर इस बात की तनकीद की जाती है कि उन्होंने ज़मीरों के सौदे किए, लेकिन वो उस वक्त की जाती है तनकीद जब खुद पर जक पहुंचती है, खुद के ऊपर दबाव आता है या खुद को नुकसान पहुंचता है। लेकिन जब ज़मीरों के सौदे खुद ईवान इक़्तिदार में बैठ के इमरान खान साहब या उनके साथ जो लोग बैठे हुए थे वो कर रहे थे, उस वक्त वो ज़मीरों के सौदे हलाल थे। आज वो ज़मीरों के सौदे हराम हैं। यानी वो जो मिसाल नहीं है ताड़ा कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी, ये वो वाली मिसाल है कि आप जो करें वो गलत है और मैं जो करूं वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल जायज़ है, वो बिल्कुल हक बजानिब है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का जो तीसरा बुनियादी तौर पर एतराफ़ है वो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात के हवाले से, और उन इख्तलाफात की कुछ वजूहात मैंने आपको पहले भी बताई कि एहतसाब के अंदर साथ नहीं दिया, लोगों को गिरफ़्तार करने में साथ नहीं दिया, लोगों को सज़ाएँ दिलवाने में साथ नहीं दिया। और बुनियादी तौर पर जो दो इख्तलाफात इमरान खान साहब ने बताए वो ये है कि पंजाब के अंदर गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का मुतालबा किया जा रहा था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि
पंजाब के अंदर एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बने, एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो यहाँ पर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, यहाँ पर लोगों को कुछ आसानियाँ पैदा हों, उनकी जो ज़िंदगी है वो ज़रा अच्छे तरीके से गुजरे, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी और माफिया का राज है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जवाब दिया कि अगर मैंने उस्मान बुज़दार को तब्दील किया तो मेरी पार्टी टूट जाएगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धड़ेबंदी हैं और उसके नतीजे में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और साथ मैंने उनको कहा कि आपको पंजाब के अंदर तो बैड गवर्नेंस नज़र आती है, आपको सिंध के अंदर बैड गवर्नेंस क्यों नहीं नज़र नहीं आती? आप पहले मुराद अली शाह को तब्दील करवाएं, उसके बाद मैं उस्मान बुज़दार को, मेरे पास एक जवाज़ होगा उस्मान बुज़दार को तब्दील करने का। अब ये जो इमरान खान साहब ने नुक्ता उठाया है ये सबसे ज़्यादा मज़े का खेस नुक्ता है। सिंध के अंदर एक ऐसी जमात की हुकूमत है जो तकरीबन कोई 12-13 साल से मुसलसल इक़्तिदार में भी है और वो जीत के मुसलसल आ भी रही है। मुराद अली शाह साहब कायम अली शाह साहब के बाद बने थे चीफ मिनिस्टर, और वहाँ पर जो रोल है वो मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम है वहाँ की गवर्नेंस, एक है शहरी इलाके, एक है देही इलाके। शहरी इलाकों के अंदर MQM और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों मौजूद हैं, और जबकि इंटीरियर सिंध के अंदर देही इलाकों के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करती है, और इस वक्त सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत अच्छी मेजॉरिटी है, 94-95 अरकान असम्बली उनके वहाँ पर मौजूद हैं। अब इस अक्सरियत के नतीजे में वहाँ पर चीफ मिनिस्टर को हटाना या बनाना वहाँ पर तो इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन क्या कहें वो वहाँ पर उनको हटाने के लिए कि जनाब कराची के अंदर जो वसीम अख्तर साहब थे MQM के जो मेयर थे वो वहाँ पर काम नहीं कर रहे, लिहाजा चीफ मिनिस्टर सिंध को हटा दिया जाए। ये लॉजिक समझ में नहीं आती, जबकि पंजाब की ज़रूरत ज़्यादा थी क्योंकि यहाँ पर इमरान खान साहब का पॉलिटिकल ओपोनेंट मौजूद था और वो थी मुस्लिम लीग नून, और उस पॉलिटिकल ओपोनेंट को उस गवर्नेंस के ज़रिए ही टफ़ टाइम दिया जा सकता था जिसका लेवल शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बनाया था। और उस्मान बुज़दार साहब उस पावर ऑफ एक्सीलेंस के पास से नहीं गुजरे कि आप जो है वो मुकाबला कर सकें, किसी किस्म का कोई तकाबली जायज़ा ले सकें उस्मान बुज़दार और शहबाज शरीफ की जो है कारकर्दगी का। दोनों की कारकर्दगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लिहाजा वो ये चाहते थे कि यहाँ पर भी कोई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर आए जो अपनी कारकर्दगी से चैलेंज करे शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी को। और यहाँ पर बुनियादी तौर पर तो वही चाहते थे ना, उस वक्त तो 10 साल मंसूबा रूबाए अमल था, और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर भी एक ऐसी गवर्नेंस हो जो शहबाज शरीफ साहब के लेवल की हो, और फिर लोगों को पता चले कि देखें यहाँ पर सही तब्दीली आई है। लेकिन इमरान खान साहब ने इस ऑप्शन को कबूल करने से इनकार कर दिया। दूसरा जो उन्होंने वजह बताई इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफात की, वो थी DGISI की तकर्री। अब ये वो मामला है जिसको लेकर अब मुसलसल बहस की जाती है, और रिसेंटली 3 मरतबा DGISPR की तरफ से इस बारे में इजहार ख्याल किया जा चुका है कि जनाब अब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब को मत घसीटें इस सारे मामले में। लेकिन इमरान खान साहब जानबूझकर किसी न किसी तरीके से फैज़ हमीद साहब को ले आते हैं मैदान में, और फिर चूँकि बात वो कर देते हैं, फिर उस बात के ऊपर अगली बातें होना शुरू हो जाती हैं। कल भी उन्होंने ये किया, उनका ये कहना था कि मुझे जून में ही पता था कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे इक़्तिदार से बाहर निकालने की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है, और मैं ये चाहता था कि मौजूदा DGISI यानी उस वक्त के जो DGISI थे लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब, ये कंटिन्यू करें कम अज़ कम सर्दियों के अख्ताम तक, यानी फरवरी के एंड तक, और कब या उससे पहले अगर करना है तो कम से कम दिसंबर के एंड तक, ताकि उस वक्त तक ये जो साजिश है इसको भी नाकाम बनाया जा सके और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को भी किसी तरफ लगाया जा सके। लेकिन इस बात को तस्लीम नहीं किया गया और एक तरफा तौर पर पूछे बगैर ही DGISI का तबादला कर दिया गया। साथ ही वो ये कहते हैं इसके, यानी जब वो इस बात का जिक्र करते हैं DGISI के हवाले से, तो फिर वो एक मरतबा उनको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि मैंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने का कभी नहीं सोचा, क्योंकि अपोजिशन के बारे में ये राय इस वक्त मौजूद है कि उन्होंने इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तरीके अदम एतमाद लेके आए वो इस वजह से लेके आए कि अगर इमरान खान साहब नवंबर तक इक़्तिदार में रहते हैं तो वो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तकर्रर करेंगे, और नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वो तकर्रर करेंगे तो वो उन्हीं शख्सियत के अलावा कोई और नहीं होगा जिसका इस वक्त बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा है। और इसी खौफ से अपोजिशन उनके ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लेके आई। इमरान खान साहब ने बुनियादी तौर पर इस तासुर की
नफ़ी करने की कोशिश की है कि मैं फैज़ हमीद साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहता था। इसके साथ उन्होंने इतराफ़ किया इस एक और चीज़ का। उन्होंने कहा कि ये जो करप्शन के मामलात हैं, मुझे तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों का पता नहीं था, लेकिन जो साबिक़ हुकूमत थी उसकी करप्शन की कहानियाँ मुझे वो लोग सुनाते थे, करप्शन की कहानियाँ मुझे वो लोग सुनाते थे जब मैंने उनको उन्हीं कहानियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कहा तो उन्होंने इनकार कर दिया। और साथ उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि जब जब मैं न्यूट्रल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ तो मेरा इशारा ताकतवर हलकों की तरफ होता है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ होता है। मैं उस वक़्त इस्टेब्लिशमेंट को मुखातब कर रहा होता हूँ और मेरा मुखातब कोई और नहीं होता। इमरान खान साहब का ये भी कहना था अपनी जो कल की जो उन्होंने गुफ्तगू की है कि ये मेरे ख़िलाफ़ जो साजिश हुई है इसके अंदर सिर्फ़ शरीफ बरादरान ही मुलव्वस नहीं थे, इसके अंदर कुछ और लोग भी मुलव्वस थे। मर्दान के जलसे में भी कहा उन्होंने और बनी गाला में भी कहा कि कुछ और लोग भी मुलव्वस थे जिनकी जो शक्लें हैं मेरे दिल में मौजूद हैं, जिनके नाम मौजूद हैं और वक्त आने पर मैं वो नाम लूँगा भी। और साथ उन्होंने कहा कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग मेरे साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनके नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। मैं उनके साथ किसी किस्म का रब्ता नहीं कर रहा, लेकिन वो मुझे मुसलसल पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब ये वाली जो बात उन्होंने की है ये बुनियादी तौर पर उस ऐलान की नफ़ी है जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या फ़ौज की तरफ से और फ़ौज के तर्जुमान की तरफ से की गई है कि हम गैर जानिबदार हैं। इमरान खान साहब उनकी गैर जानिबदारी को ये बात करके मशकूक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ राब्ते कर रही है और वो उन राब्तों पर किसी किस्म का कोई जवाब नहीं दे रहे। यानी इमरान खान साहब ने नो लिफ्ट का बोर्ड लगाया हुआ है और इस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे पड़ी हुई है कि खुदा का वास्ता है हमारे साथ बात कर लो। अब अगर इमरान खान साहब ने ये जो तासुर देने की कोशिश की है ये अगर दुरुस्त है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस्टेब्लिशमेंट के वो कौन से हलके हैं, वो कौन सी शख्सियात हैं जो इमरान खान साहब के साथ राब्ते कर रही हैं और वो कौन है जिसका नाम इमरान खान साहब लेना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं ले रहे और आगे जाल के वो इसका नाम लेंगे। और साथ उनका कहना था कि मैं मुनासिब वक्त पर ये नाम सबके सामने लूँगा और इस नाम लेने से मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें जो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया तो फिर उसके नतीजे में कुछ कार्रवाइयाँ बनती हैं और वो कार्रवाइयाँ होती हुई मुस्तकबिल के अंदर नज़र भी आएंगी और अगले 48 घंटे इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ गिरफ्तारियां हो भी रही हैं। सियालकोट के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जलसा करने जा रही है और उसके लिए वहाँ पर जो क्रिश्चियंस का चर्च था उससे मुल्हिक ग्राउंड को पर जलसा करने की उन्होंने तैयारियां की थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने वहाँ पर इस हवाले से एहतजाज किया था कि ये जो ग्राउंड है ये हमारी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए मखसूस है और यहाँ पर हम किसी भी सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं दे सकते। और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर DC ऑफिस के अंदर अपनी ये शिकायत भी दर्ज कराई थी और उनसे ये दरख्वास्त की थी कि हमारी इजाज़त के बगैर यहाँ पर जलसागाह में इसको जलसागाह नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उस्मान डार साहब जो PTI के लीडर थे और साबिक मुआविन खुसूसी भी हैं, उनकी ज़िद थी कि जलसा होगा तो यहीं पे होगा, जिसके बाद उस्मान डार साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को ना सिर्फ आज गिरफ्तार कर लिया गया बल्कि वहाँ पर जलसा करने की कोशिश को भी नाकाम बना दिया गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस बात का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर सामने आया है कि जलसा तो होगा और ज़रूर होगा, लेकिन अब हमने मुकाम तब्दील कर लिया है। लेकिन इसके साथ साथ उनका ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला तरीन क़यादत की तरफ से कि ये जो गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं या गिरफ्तारियाँ करने की मनसूबाबंदी की जा रही है और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की मनसूबाबंदी की जा रही है, इसके नतीजे में रद्द अमल आएगा और वो रद्द अमल बहुत ज़्यादा शदीद होगा। हम्माद अज़हर साहब का ये कहना है कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो पूरा मुल्क तहरीर स्क्वायर बन जाएगा, यानी जहाँ पर जो जो लोग मौजूद हैं वो वहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे और पूरा मुल्क जैम कर दिया जाएगा और
उसके नतीजा जो भी होगा हम भुगतने के लिए तैयार हैं। और इमरान खान साहब ने भी कल जो गुफ्तगू की उसके अंदर उनका ये बात मानना था। उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जब लाखों लोग सड़क पर निकल आते हैं तो सूरत हाल किस रुख पर चली जाए ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। जब मैं लॉन्ग मार्च लेके निकलूँगा, जब अपने मुतालबात लेके वहाँ तक पहुँचूँगा और अगर उन मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हुआ, लॉन्ग मार्च को रोकने की कोशिश की गई, गिरफ्तारियाँ की गई या ताकत का इस्तेमाल किया गया, तो हालात किसी भी रुख पर जा सकते हैं। और इमरान खान साहब की तरफ से इस बात का इजहार इस तरफ इशारा है कि इमरान खान साहब के जहन के अंदर ऐसा कोई मंसूबा पनप रहा है और वो ये चाहते हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जहाँ पर उनका ये मंसूबा रुबा अमल भी हो और वो नताइज जो वो सोच रहे हैं, जो वो चाहते हैं, वैसे ही नताइज हासिल हो सकें। देखना यह है कि इमरान खान साहब का मंसूबा मुकम्मल होगा या जो सोच है जिसके नतीजे में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है वो प्रिवेल करेगी। देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।